हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2014 में पेपर 1 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमें सही कथन को बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उसके बाद प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो यह सही बात है कि आनुवंशिकता आपका बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। अन्य ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन बी है, गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहन का। तो यह सही नहीं है, हर एक बच्चे का आपका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। ऑप्शन सी है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो यह गलत है। अनुभव क्या होता है? अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विद्यालय जाने से क्या बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बुद्धि पर प्रभाव तो पड़ता है। तो यह भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है कि आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उसके बाद प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सूंघते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? एक वर्ष तक के शिशु अर्थात 1 साल का जो बच्चा होता है, वह जब आँख, कान व हाथों से सूंघता है तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी है इंद्रिय जनित गामक स्तर, उसके बाद ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो 1 वर्ष का बच्चा किसके अंतर्गत आता है? यह आपका इंद्रिय जनित गामक स्तर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कब से कब होता है? यह 0 से आपका 2 वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष के शिशु के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिकीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो ऑप्शन ए हमारा है स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है इको क्लब और ऑप्शन डी है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी। तो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी आपका सार्वजनिक पुस्तकालय को कहा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है। मानव विकास किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है मात्रात्मक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कुछ सीमा तक अमापनीय। तो मानव विकास आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया क्या है? यह कक्षा पिकनिक तय किया जाता है, इस पर रिया ऋषभ से सहमत नहीं होती है। उसके बाद वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है विषबांग नैतिकता से, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, ऑप्शन सी है प्रतिक्रिया से और ऑप्शन डी हमारा है सहयोग की नैतिकता से। तो रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता से। तो सहयोग से क्या होता है? बहुमत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। इसमें से हमें बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो ऑप्शन ए हमारा है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है। तो यह गलत है। कक्षा में क्या होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो यह ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थी को आपका स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यह कथन आपका जॉन डीवी के अनुसार है। ऑप्शन सी हमारा है, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव सेंस आ गया, यह नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे आपका जितना भी आपका सीडीपी के क्वेश्चंस है इसमें निगेटिव सेंस वाला नहीं चलता है। वहीं ऑप्शन डी हमारा है कि कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो यहाँ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसमें भी बताना है कि कौन सा आपका बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है, यह शोधाधारित नहीं है। तो यह क्या है, यह इस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा है, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तो यह भी बात सही है कि विभिन्न बुद्धि क्या होता है, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग पद्धति का मांग करती है। ऑप्शन सी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यह नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वे केवल एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें से हमें क्या चुनना था कि आपका बहुविधि सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को आपका वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। तो ऑप्शन ए हमारा है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इसका कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। इसमें से कौन सा आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो ऑप्शन ए हमारा है, व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन बी है, प्रायोगिक बुद्धि। ऑप्शन सी है, संसाधन पूर्ण बुद्धि। ऑप्शन डी है, गणितीय बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक बुद्धि। यह क्या है, व्यवहारिक बुद्धि आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें हमें बताना है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने ने। तो आपका सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बीने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में सहायता करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। क्या है, प्रश्न कह रहा है आपका कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों को कम करता है। अर्थात कोई भी हम काम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से हम गलती कम करते हैं। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, E.L. थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक द्वारा यह विचार दिया गया है कि बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करता है। तो यह विचार किसका है, तो यह आपका E.L. थॉर्नडाइक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हमारा है खेल अनिवार्य है और उससे विद्यालय में प्राथमिकता दी जाए। ऑप्शन बी है बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन सी है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। यह आपका एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बच्चा अपनी मातृभूमि भाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। क्या है? एक बच्चा है जो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और दूसरा बच्चा है जो उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो हमें बताना है कि दोनों बच्चे किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है अधिकाधिक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है सरलीकरण, ऑप्शन सी है विकासात्मक, ऑप्शन डी है अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विकासात्मक। तो विकासात्मक आपका त्रुटि दोनों बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद। तो हमें बताना है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है यह लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी हमारा है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर है कि ये क्या है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद क्या है? यह लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? यह हमारा प्रश्न है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन बी है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी है स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन डी है उपलब्धि परीक्षण। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। तो इसमें हमें बताना है कि विद्यालय आधारित आकलन को प्रारंभ किया गया था, क्यों प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो आपका विद्यालय आकलन से यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो यह सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यालय में आपका आकलन बच्चों का क्यों किया जाता है? क्योंकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बच्चे के विकास के बारे में जानकारी के लिए क्या किया जाता है? विद्यालय आधारित आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? इनमें से हमें अलग वाला जो विकल्प है उसे चूज करना है। तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, ऑप्शन बी है एक विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, ऑप्शन सी है प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज परिचालन करना, ऑप्शन डी है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो ध्यान देंगे इसमें ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नोत्तर सत्रों का संगठित करना। तो इसमें एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन बी है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना। तो यह भी क्या है? यह भी प्रश्न से संबंधित है।
ऑप्शन सी है क्विज परिचालित करना, तो ये भी क्या है, प्रश्न पूछने से संबंधित है। तो ये तीनों क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, तो यहाँ पे आकलन है, तो यह क्या है, इन सभी विकल्पों में से अलग है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया है कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। अब इसका रीजन दिया गया है कि इसमें यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो ये आपका कथन दिया है, इसका यह रीजन दिया है, तो हमें बताना है कि कौन सा आपका इसमें सही है। तो देखिएगा, कथन ए हमारा है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। तो ऐसा बात नहीं है आपका कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जरूरी नहीं है। तो कथन ए हमारा तो गलत हो गया। तो देखेंगे कथन ए गलत किसमें है, ए गलत इसमें है, और जो रीजन है इसमें यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो रीजन सही है, तो आर सही है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उनके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है, तो शिक्षक क्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा है सीखने का आकलन कर रहा है, ऑप्शन बी है सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, ऑप्शन सी है सीखने के लिए आकलन कर रहा है, ऑप्शन डी है सीखने के समय आकलन कर रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है, ये आपका सीखने के लिए आकलन कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है, तो टीचर आपका सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध है। ग्रेड अंकों से किस प्रकार से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा है अपसारी, ऑप्शन बी है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी है मुक्त अंक, उसके बाद ऑप्शन डी है समस्या समाधान। तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक। यह विश्लेषणात्मक प्रकार का प्रश्न है। तो इस तरह हमने 2014 में पेपर 1 में सीडीपी के पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है। इसमें से कुछ प्रश्न बच गए हैं जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।